गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अरूज अब्बास और आज है जुम्मे का दिन और वीकेंड इज़ हियर। आई एम सो एक्साइटेड। आई एम लाइक शुक्र अल्लाह मियाँ का, द वीकेंड इज़ हियर। आई एम रियली ग्रेटफुल। जो सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे इतने सारे खटाखट मैसेजेस आए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोग शो देखते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्पेशल गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड मार्क हु इज़ वॉचिंग राइट नाउ फ्रॉम दुबई। सो हेलो मार्क, हाउ आर यू? एंड इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो शो है वो काफ़ी फ़न पैक्ड और फ़न फिल्ड है। हम लोगों के पास बहुत सारे मज़े के मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक अजीब व गरीब चीज़ हुई जो कि इस वीकेंड को थोड़ा सा उसका मज़ा किरकिरा हो गया उसकी वजह से, और वो ये कि PSL के कुछ प्लेयर्स को कोविड हो गया और उसकी वजह से PSL जो है वो पोस्टपोन हो गया है। कब तक हुआ है हमें कुछ पता नहीं है, कोई इतलात नहीं है। इनडेफिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन हो गया है। अगले स्टेप्स क्या होंगे? बट 7 प्लेयर्स, अगर आप लोगों ने ये खबर कल नहीं देखी, हालांकि मेरे ख्याल में हर किसी ने ये खबर देखी है, मेरे जैसे नॉन क्रिकेट बंदे ने भी, मुझे भी पता चल गया था, बट आई थिंक सब लोगों को पता है कि 7 प्लेयर्स को कोविड हुआ। ये बात हमें समझ नहीं आई कि कैसे हुआ, बिकॉज अपेरेंटली वो लोग तो एक बायो बबल में थे। यानी कि उन लोगों को सिर्फ अपने जो अपने प्लेयर्स थे, जो दूसरे प्लेयर्स थे, सिर्फ प्लेयर्स की आपस में इंटरेक्शन हो सकती थी और किसी आउटसाइडर की इंटरेक्शन नहीं हो सकती थी। तो किसने चीटिंग करी और किसने कोविड को अंदर लेकर आया और बाकी सब लोगों को भी दिया, वी डोंट नो। हुआ क्या एग्जैक्टली, क्या सरफेस कंटामिनेंट से हुआ, क्या किसी पर्सन टू पर्सन हुआ, वी डोंट नो। बट एनीवेज PSL जो है इस वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है और बहुत सारे लोग जो कि लुक फॉरवर्ड कर रहे थे इतने सारे मैचेस को, दे काइंड ऑफ दे हैव बीन डिसअपॉइंटेड। तो हो जाती है इस तरह की चीज़ें। बट आई होप कि आप लोगों का वीकेंड जो है, आप लोगों ने जो प्लान्स बनाए हुए हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इफ़ दे वर अराउंड दीज गेम्स, तो आई होप कि कुछ कर सकें आप लोग। मगर मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, वो ये है कि जो PSL की वजह से हैट्रिक डील और वगैरह वगैरह जो आए हुए थे बहुत सारे डिफरेंट फूड के ऊपर, वो पोस्टपोन नहीं हुए, वो अभी तक है। सो उन खाने की डीलों का फ़ायदा उठाएं। बहुत सारे ब्रांड्स ने, बहुत सारे कंपनीज़ ने खाने पीने के बड़े मज़े की डील निकाले हुए थे PSL की वजह से। तो प्लीज़ आप एब्सोल्युटली उनको एंजॉय कर सकते हैं, वो वेरी मच इन प्लेस हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज बड़ी मज़े की मेरे पास टॉप स्टोरीज़ हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। क्या ख्याल है? तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो भाइयों, पहली टॉप स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में आपने भी नोटिस किया होगा, भी थोड़े अरसे पहले ही ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक के टाइम पे सियाल एयर्स जो थी, एक एयरलाइन थी सियाल एयरलाइन, वो लॉन्च हुई। उससे पहले सीरीन एयर और कौन सी थी, एयर ब्लू, ये दोनों तो थी ही। प्राइवेट एयरलाइंस की बात हो रही है। पाकिस्तान PIA है, उसके बाद एयर ब्लू थी, सीरीन एयर थी। हमारे पास 3 एयरलाइंस थी और उसके बाद अभी पिछले साल ही की बात है कि एयर सियाल ने भी अपने आप को लॉन्च कर दिया। अब 3 और एयरलाइंस जो हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस दी हुई हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी को, और इनके कोई RPT परमिट होता है, उसके बाद वो फेडरल कैबिनेट में जाता है, बहुत सारे टेस्टिंग वेस्टिंग होते हैं। तो जी Q एयरलाइंस है इनका नाम, एक का नाम है फ्लाई जिना, एक का नाम है जेट ग्रीन। ये लोग अपने तकरीबन स्क्रूटनी के मुकम्मल के वाले फेज़ पे पहुँच गए हैं। तो वी आर नाउ गोइंग टू सी 6 new private airlines in Pakistan with the obviously counting PIA जो कि हमारा नेशनल कैरियर है, 7 बन जाएंगी। तो जी 6 ऑप्शंस होंगे हमारे पास बिटवीन ट्रैवल डोमेस्टिकली। इट्स वेरी कूल। बड़ी मज़ेदार ख़बर है ये। आप लोगों को ये बताते चलें कि एक जो लॉ है हमारे मुल्क का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, वो ये है कि हम लोगों की जितनी भी एयरलाइंस होती हैं पाकिस्तान में, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं, उनको कम से कम 3 जहाज़ों के साथ 1 साल के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलानी पड़ती हैं। उसके बाद उनको सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है किसी इंटरनेशनल फ़्लाइट करने की इजाज़त देती है। तो अभी तक ये वाली जो चीज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ एयर ब्लू के पास है। इवन सीरीन एयर इज़ वेरी न्यू, बट अभी खैर इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ भी कुछ
सैड सीन हुआ है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर सुनाती हूँ। हज जो है, रमज़ान भी आपको पता है कि करीब आ रहा है, अप्रैल में रमज़ान है, उसके फ़ौरन बाद 2 महीने बाद हज शुरू हो जाता है। तो इस साल हज, पिछले साल आपको पता है पेंडेमिक की वजह से कोई हज नहीं जा सका। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के प्रिकॉशंस दिए थे, किसी फॉरेनर को अपनी कंट्री में एंटर नहीं करने दिया था। इनफैक्ट बाकी के मुसलमान ममालिक के जो लोग वहाँ पे रहते थे उन लोगों को ये बोला गया था कि आप लोग अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें और हज वहाँ पे करें, जो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे थे। इस साल उन्होंने कहा है कि हम चंद लोगों को आने देंगे, मगर बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स इन प्लेस हैं। हमारे मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी, जिनका नाम है नूरुल हक कादरी, उन्होंने कहा है कि चंद हज़ार लोगों को जो है हज करने की जो है एबिलिटी मिलेगी, मगर इसके साथ शर्त ये है कि जाने से पहले हज पे आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो जितने भी लोग जो कि हज के लिए इस साल अप्लाई करेंगे उनको कोविड वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद उनको हज पे जाने को मिलेगा। बट दैट्स ग्रेट बिकॉज पिछले साल कोई नहीं जा सका था। So इस साल इंशाल्लाह things will be better and a few thousand people will be allowed to go and perform Hajj, which is very great. इसी के साथ मैं अपनी तीसरी खबर की तरफ आपको लेके जाना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी awesome है, और वो ये है कि नासा ने एक बहुत कूल सी चीज़ करी है। और वो कूल सी चीज़ ये है कि परसिवियरेंस एक वेसल है जो कि मार्स की सतह के ऊपर क्रॉल कर रहा है। इस वेसल के अंदर एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर का जो है नाम है इसका इंजेन्यूटी, और ये एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है। इसके चार पाँव हैं, इसकी बॉक्स लाइक बॉडी है, और ये 4 कार्बन फाइबर ब्लेड्स के साथ इसके जो पंखे हैं, रोटर्स हैं, वो उससे बने हुए हैं। इसके अंदर नेविगेशन सिस्टम भी है, इसके अंदर बहुत सारे फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए और बहुत सारे उस तरह की चीज़ें हैं। सो बेसिकली करना ये है कि अब ये हेलीकॉप्टर जो है ये 1.5 मिनट की फ़्लाइट करेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1.5 मिनट की फ़्लाइट, मतलब मेरे बच्चे का भी जो टॉय होता है वो भी कर सकता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से सिर्फ 1% डेंस है, तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ करना। सो दिस हेलीकॉप्टर इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और ये मार्स की सतह के ऊपर फ्लाइट्स करेगा ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे टेरेन जो है, ज़मीन जो है मार्स की, वो कहाँ पे कैसी है। और अगर कल को वहाँ पे ह्यूमंस जो हैं वो रहना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पे गोर्ज है, कहाँ पे हिल है, तो हमें पता चल जाए। ये काफ़ी कूल सी चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे भी नहीं फ्लाई कर सकता अभी हेलीकॉप्टर, ये 10 से 15 फुट की ऊंचाई पे जा सकता है, बहुत तेज़ भी नहीं जा सकता। मगर ऑब्वियसली अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर इसके बाद जो अगले मॉडल्स आएंगे वो ऑब्वियसली फार मोर एडवांस्ड होंगे, और हम लोग बेहतर कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि मार्स के ऊपर अडेप्ट करने के ऊपर काफ़ी सीन हो गया है। थोड़े अरसे में बाय द वे ये भी उड़ती उड़ती सुनी है कि मार्स के ऊपर आप लोगों को प्लॉट मिलना शुरू होंगे। तो देखते हैं, हम लोग तो यहाँ पर छोटे लोग हैं, हम लोग तो बैरिया में प्लॉट ढूंढ रहे होते हैं, मगर लोग मार्स के बारे में भी सोच रहे हैं। इसी के साथ आई होप कि मेरी ये टॉप स्टोरीज आज की यही थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लेटर ऑन इन द शो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में एक हमारे पास आएंगे हमारे एक मेहमान, उनसे हम बात करेंगे। आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। वीकेंड जब आता है हम लोग डेफिनेटली पार्टी करते हैं, हम लोग अपने आप को इन्जॉय करते हैं, मगर हम लोग बहुत ज़्यादा गंद फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा कचरा करते हैं। मैं सीबीयू के पास रहती हूँ, मेरे घर के पास इतने सारे लोग आते हैं, और जब वीकेंड गुजरता है तो एक नया ही मतलब संडे नाइट को और मंडे मॉर्निंग को इतना ज़्यादा ऊंचे ऊंचे मतलब पहाड़ बने होते हैं लिटरली लिफाफों के, कचरे के। प्लीज़ ये ना किया करें। अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू बी क्लीन। पौधे लगाएं, ट्रीज़ को प्लांट करें। हमारे पास बहुत सारी अल्लाह मियाँ ने नेचर दिया है, खूबसूरत चीज़ें दी हैं। हम एक अच्छे से शहर में रहते हैं, हमें इसको साफ़ रखने की ज़रूरत है। मैं और ज़्यादा इससे ज़्यादा भाषण नहीं दूंगी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी। ब्रेक से वापस आऊँगी, मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे पास एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ है जो कि मेरे कपड़ों के साथ भी मैचिंग है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अमेजिंग सी चीज़ क्या है। तो ये अमेजिंग सी चीज़ एक फैंटास्टिक फ़ोन ब्रांड है। मैं आप लोगों से पहले भी अर्लियर इन द वीक भी बात कर चुकी हूँ। इसका नाम है आईटेल और इसके नए फ़ोन का नाम है विजन 1 प्रो। ये एक इनसेन फ़ोन है और मैं इसके बारे में पहले बहुत कुछ बता चुकी थी, मगर अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ क्योंकि अब मेरे पास फ़ोन भी है। Okay, I'm gonna unpack this in front of you guys. Really excited. Okay. This is the phone. Oh, बाकी सब कुछ लेते हैं। So ये है जी फ़ोन। Okay, मैं आपको बाकी की चीज़ें बाद में दिखाऊंगी। दिस इज़ अ फ़ोन। आप जिस तरह देख सकते हैं कि इसकी मैसिव 6.5 इंचेस की स्क्रीन है। ये इस स्क्रीन को बाय द वे कहा जाता है कि ये वाटर ड्रॉप स्क्रीन है, विच मीन्स कि इसकी बहुत हाई रेजोल्यूशन होती है। सो इसके ऊपर आपने अगर नेटफ्लिक्स देखना है, आपने वॉइस कॉल करनी है और आपने अगले की तस्वीर शक्ल जो है वो ज़रा अच्छे से देखनी है, आपने इसके ऊपर कोई गेम खेलनी है, तो ये सब कुछ आप इस फ़ोन के साथ कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इस फ़ोन के बारे में लगती है वो ये है कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा क्लटसी किस्म की खातून। मेरे हाथों से बहुत चीज़ें गिरती हैं। अगर मैं आप लोगों को अपने फ़ोनों की हालत दिखाऊं तो वो काफ़ी घसीटर हो चुकी है। उसकी वजह ये कि मेरे हाथ से फ़ोन गिरता है, मगर ये फ़ोन जो है ये बहुत स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग फ़ोन है। इसका आप देख सकते हैं कि जो बैक का डिज़ाइन है वो भी बहुत अमेजिंग है। आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इसके ऊपर आप फिंगरप्रिंट से भी अपना फ़ोन इसको फिंगरप्रिंट से भी खोल सकते हैं, फेस आईडी से भी खोल सकते हैं। सो इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ नाइस फ़ोन। अब मैं इसकी सारी अच्छी बातें आपको पहले बताना चाहती हूँ। इसके अंदर है 3 GB रैम, इसके अंदर है 32 GB रोम, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी मेमोरी है। अगर आपने 50,000 अमेजिंग किस्म की तस्वीरें खींची, क्योंकि कैमरा भी काफ़ी सॉलिड है दोस्तों, तो वो आपके पास वो एक हॉरेबल सी नोटिफिकेशन नहीं आती जो कि कहते हैं कि ओहो अब तो फुल हो गई मेमोरी, अब नहीं आप और तस्वीरें खींचें, हम स्टोर नहीं कर सकते, पहले वाली डिलीट करें, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। तो काफ़ी इंसेन फ़ोन है। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप गेस करें कि ये अमेजिंग फ़ोन इन सारी चीज़ों के साथ कितने का होना चाहिए। ये फ़ोन है 14,499 रुपये, यानी कि 14,500 का फ़ोन है। इतनी अमेजिंग प्राइस पे, एज यू कैन सी देयर 3 कैमराज इन द बैक, कैन यू सी 1 2 3 3 लेंस हैं। एंड इतनी अमेजिंग प्राइस के साथ आपको क्या मिलेगा। सो इट्स अ फैंटास्टिक फ़ोन, इट्स अ ह्यूज स्क्रीन जिसके ऊपर आप बहुत कुछ देख सकते हैं। एंड कवर इसके साथ ये लोग देते हैं, मैंने देखा था। आपको अगर आपने डालना है, वैसे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्टर्डी फ़ोन है, बट फिर भी कवर आपको साथ मिलता है। कम्स विद द फ़ोन, यू डोंट हैव टू गो एंड बाय अ कवर फ्रॉम द मार्केट। सो इट कम्स विद द फ़ोन एंड यू कैन सेट योर फ़ोन इनटू दिस। अच्छा जी, इसके अंदर आता है एक अदर चार्जर, सही है। तो ये है चार्जर। And this is the coolest part. It has amazing लाल रंग के headphones. So these are the red headphones जो कि बहुत cool हैं और मज़ेदार हैं। मैं इनको unpack करती हूँ। I really like मेरे आज सब कुछ मैच कर रहा है। लाल डब्बा, लाल हेडफोन, लाल मेरी कमीज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अमेजिंग किस्म का फ़ोन है ये। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये बाय द वे सबसे ज़्यादा ये फ़ोन बिक रहा है और ये सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? इसलिए क्योंकि इवन दो इनके सर्विस सेंटर्स पूरे के पूरे मुल्क में हैं, मगर अगर आपका फ़ोन ऐसा है जो कि टूटता नहीं है, जो कि आपको तंग नहीं करता, जिसके अंदर बहुत अच्छी बैटरी है, तो आप लोगों को क्यों सर्विस सेंटर जाके अपने फ़ोन को ठीक कराने की ज़रूरत है। सो दिस हैज़ बिकम द लार्जेस्ट selling mobile phone brand in the company in our country. So please definitely इस फ़ोन को जाके ख़रीदिएगा। इसी के साथ नाजरीन, मैं फ़ोन के साथ अभी इसको ऑन ऑन करके इसके साथ खेलती हूँ। मैं अभी जाऊंगी, थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाना है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे जो अगले मेहमान हैं उन्होंने एक बड़ी कूल सी मूवी बनाई है, शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम है ढाका से कराची। उसके अंदर हम क्या क्या हुआ है उस मूवी के अंदर, क्योंकि ढाका से कराची थोड़ा सा एक टची टॉपिक है बहुत सारे लोगों के लिए। शॉर्ट फिल्म है, आई होप कि उन्होंने आई डोंट नो उन्होंने किस एंगल से लिया है, मैंने भी इस मूवी को आप लोगों की तरह नहीं देखा है, बट लेटर ऑन इन द शो हम उनसे भी बात करेंगे। मगर उसके बाद फिर हम लोग तौफीक पाशा आएंगे हमारे पास, हम उनसे बात करेंगे दरख्तों के बारे में, जो कि अगेन समथिंग वी ऑल रियली नीड टू डू लेटर ऑन। आफ्टर दैट हमारे पास एक बहुत अमेजिंग सिंगर आएंगे, उनका नाम है कायद अहमद, जो कि हमें गाने सुनाएंगे। हम उनसे उन्होंने नए गाने भी अपने भी रिलीज़ किए हैं, 5 नए गाने रिलीज़ किए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। आई होप आप लोग शो देखते रहिएगा। और जब तक मैं इस फ़ोन को ऑन करती हूँ और इसके साथ डू द रेस्ट, तो मैं जब तक ये ब्रेक में कर रही हूँ, आप लोग छोटी सी ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से वापस आएँ। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान आ गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं हमसे, जो बहुत ज़रूरी हैं हम लोगों के लिए। हमारे साथ हैं तौफीक पाशा मुराद, जो कि हम लोगों को पता है कि एक सोशल और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ हैं हमारे साथ ताहा सलीम, जो कि डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर KMC से हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आप लोग मुझे ये बताएं कि दरख्तों को हम उगाना चाह रहे हैं अपने शहर में। इस शहर का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन कुछ तब्दील हो रहा है। मैं यहाँ पे इस शहर में सिर्फ पिछले 10 साल से रहती हूँ, एंड इन 10 सालों के अंदर मैंने चेंज फील किया है। हर गर्मी जो है वो उसकी जो शिद्दत है वो बढ़ती चली जा रही है, एंड सिर्फ 10 साल के अंदर मैंने नोटिस किया। तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन जो यहाँ पे लोग पिछले 20-30 साल से रह रहे थे, उन लोगों ने कितना चेंज देखा होगा। अ लॉट ऑफ दैट्स गॉट टू डू विद द डिफॉरेस्टेशन अराउंड इट। It is deforestation, but it is the fossil fuels which has disturbed our entire the climate around the world, and it's brought about this huge crisis in the climate. And not having trees, deforestation and not having trees इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देता है। So एक तो ये है कि ऊपर से भी धूप लग रही है, नीचे चूल्हा भी जलाया हुआ है, कोई बीच में हम बैठे हैं, कोई बिल्कुल, और कोई छतरी भी नहीं पकड़ी हुई है, तो वो दरख्त जो है छतरी का काम करते हैं। ओके ताहा साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी है जो कि मुझे अभी एक किया कि मैं DHA में रहती हूँ, और पिछले 4-1 साल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का दरख्त था जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग था। लोगों के घरों के बाहर उसकी दीवार के साथ वो हेज बनी होती थी। अब वो दरख्त जो है उसको उगाना इलीगल हो गया है, और कहते हैं कि नहीं, ये अपेरेंटली वाटर टेबल को अफेक्ट करता है। क्या पौधा है वो? कॉनोकॉर्पस की गालिबन आप बात कर रही हैं शायद। किसकी? कॉनोकॉर्पस, आई गेस। यस। इसके बारे में काफ़ी डिबेट है, और ये ज़्यादातर डिबेट जो है ये अमंग्स हॉर्टिकल्चरिस्ट भी है। और एक जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो लोग कहते हैं कि इट इज़ समथिंग के मैंग्रोव की है। पाशा साहब ज़्यादा बताएंगे उसमें टेक्निकल में, लेकिन एक चीज़ जिस पे सबका कंसेंसस है वो ये कि मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए। मोनोकल्चर इज़ कि आप एक ही किस्म का पौधा पूरे जगह पर हर जगह लगा दें। बिकॉज हमारे पास इतनी वैरायटी है पौधों की, कमी नहीं है दरख्तों की। देयर आर फ्लावरी ट्रीज़, देयर आर फ्रूट ट्रीज़, देयर आर नेटिव ट्रीज़, बहुत सारे इस तरह के इकसाम है। तो देयर हैज़ टू बी मल्टीपल टाइप ऑफ प्लांट्स जो प्लांटेशन होनी चाहिए। कराची में जब हीट वेव आई है, उसके बाद से देयर इज़ अ थॉट कि हमने क्या है, किस तरह से चलें, किस तरह का फ्लोरा बनाएं, किस तरह की ट्रीज़ लगाएं, और उसके साथ साथ मतलब सिर्फ दरख्त ही नहीं और बाकी चीज़ें, बुशेस, क्रीपर्स, फ्लावर्स, दिस ऑल मेक अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट पिक्चर। आप एक ही रंग से तो पेंटिंग नहीं कर सकते, तो इट हैज़ टू बी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस एंड ऑल, तब जाके एक आपकी अच्छी पेंटिंग बनेगी। ओके, आपका इस बारे में? आई थिंक, आई मीन he said it all. देखें, so to say as to what were the drawbacks in the Cornucorpus, one was monoculture ना, आपने ग्रीन तो कर दिया, इट्स नॉट ओनली ग्रीन, कलरफुल, और जो बायोडाइवर्सिटी है, जो मुख्तलिफ कीड़े और मकोड़े और परिंदे और तितलियाँ और शहद की मक्खियाँ, इनको खुराक चाहिए होती है, और कॉर्नोकॉर्पस से इन सब को खुराक नहीं मिलती है। दूसरा ये है कि इट डिस्ट्रॉयज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती हैं। आम दरख्त के जो रूट्स हैं वो उसकी कैनपी से आगे नहीं जाता है, जहाँ तक उसकी छाया पड़ती है उधर तक रूट्स जाते हैं, उससे आगे नहीं, उससे आगे नॉर्मली नहीं जाते हैं। तो कुछ दरख्त हैं जिनकी रूट्स पानी की तलाश में बहुत दूर तक चले जाते हैं, एंड दिस इज़ वन। और इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, आपके पानी की लाइनें, सूरज की लाइनें, फुटपाथें, रोड्स वगैरह, ये चीज़ें डैमेज होती हैं। तो हमारे पास एक कॉलर है तौफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खूबसूरत लड़की, कैसी हो? थैंक यू। कैसे हैं याया साहब आप? अल्लाह का शुक्र। आज तो आपने इतने खूबसूरत लोगों को बुलाया हुआ है, और जाहिर है जो पाशा साहब की तो मैं जब भी देखता हूँ, मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आई फील, मुझे इतनी खुशी होती है, जैसे कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो गया। क्योंकि जो पौधों से मोहब्बत, जानवरों से मोहब्बत नहीं करता, मैंने आपसे पहले ही कहता, मैं उसको इंसान ही नहीं समझता। क्योंकि देखें, आपकी इन्वायरमेंट है, आपका नेचर है, सारा पौधों पे और इन चीज़ों पे इकोलॉजिकल बैलेंस आपका सारा इस पे। मैं क्योंकि बहुत शौकीन हूँ पौधों का खुद, और मैं नॉर्थ अगर में रहता था, तो वहाँ तमाम
इतने ग्रीन एरिया था, वो सारे नारियल के दरख्त और हर किस्म के वहाँ फल के दरख्त भी लगे हुए थे, सफेदे के दरख्त। अनफॉर्चुनेटली जो हमने कंक्रीट का जंगल बनाया उसमें हमने ये नहीं सोचा कि हम अपनी सारी नेचर को तबाह कर रहे हैं, और हम यानी हमें सांस लेने की भी तकलीफ इसकी वजह से हो रही है कि हमने जंगल कंक्रीट का बनाया जो हमें पौधों का बना देती था। मेरे सवाल जो आपके डीजी पास बैठे हैं इनसे, देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए हमें एक काम करना है, काम ये करना है कि जब आप कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आप उसमें एक बाउंड करें लोगों के साथ कि भाई इसमें इतना एरिया प्लांट्स के लिए छोड़ेंगे, और आप जो बड़े बड़े दरख्त जहां लगे हुए हैं उनको आप सिक्योर कैसे। अब थोड़ी सी बात करूं, फेज 2 मुझे इतना जबरदस्त लगता है कि फेज 2 में आज तक जंगल जलेबी के दरख्त तक लगे हैं, बेर के दरख्त लगे हैं। जब मैं जाता हूं अपने दोस्त से कि मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो एक चीज, एक तो ये, और सस्टेन, जब एक आपने दरख्त लगा दिया तो उसकी मेंटेनेंस, जैसे तेनसी पौधे लगाती, मुझे पता है आज भी मैंने देखे, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कोई जरिया नहीं होता, आप पौधा 2-3 साल बाद खत्म हो जाता है। तो आप इसके लिए क्या इकदाम कर सकते हैं, क्या कानून बना सकते हैं, ये मुझे पूछना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग याया जी। सर पहले तो उन्होंने आपकी तरफ क्वेश्चन पॉइंट किया। बिल्कुल, और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और ये हमारे जब भी हम लोग भी आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एनसीएन गवर्नमेंट भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है इस सब चीज़ों में, और ये दिस इज़ आर वन ऑफ आवर मेजर पॉइंट एजेंडा कि किस तरीके से प्लांटेशन को सस्टेन किया जाए, किस तरीके से उसको इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी, देयर इज़ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसके हिसाब से हमारे अर्बन स्पेसेस के अंदर जो ग्रीन स्पेसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं। अब 1000 गज का जो प्लॉट में एक बंदा रहता था, अब वो पूरे फ्लैट्स बन गए हैं, तो वहाँ पे अब एक फैमिली के बजाय 1000 फैमिलीज रह रही हैं, 500 फैमिलीज रह रही हैं। तो ये तो हो रहा है, और ये आगे होगा भी। तो उसके लिए हमें वी नीड टू बी कनेक्टेड विद व्हाट वर्ल्ड इज़ डूइंग। ठीक है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली मियावाकी फॉरेस्ट के ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है जी। उसका कॉन्सेप्ट भी ये है कि कम जगह के अंदर यू डू डेंस फॉरेस्टेशन, उसके अलावा ड्रिप इरीगेशन सिस्टम्स एंड ऑल, क्योंकि पानी भी कम है हमारे पास। अगर आप और या इस्लामाबाद जाएँ तो वहाँ पे बहुत कंड्यूसिव है इन्वायरमेंट फॉर प्लांटेशन। कराची में पौधे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बड़ा करने के लिए, क्योंकि पानी भी कम है, इन्वायरमेंट भी थोड़ा हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों को हम फैक्टर इन कर रहे हैं, बट जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी हो, जब तक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन नहीं होगी और लोगों को नहीं पता होगा कि हाउ टू गेट इनटू इट, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी तो लिमिटेड है। इट हैज़ टू बी 2 ways, गवर्नमेंट एज वेल एंड पब्लिक एज वेल। उनको साथ में, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम एजुकेट करें लोगों को कि किस तरीके से पौधे लगाने हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं जो ज़्यादा पानी नहीं खींचते हैं एंड ऑल। बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप आज एक पौधा लगाएंगे तो 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपको वो दिखेगा कि कितना बड़ा हो गया। तो इट विल टेक टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। बिल्कुल गवर्नमेंट विल टेक लीड, और गवर्नमेंट उससे इंटरेस्ट भी ले रही है, एंड देन पब्लिक विल ऑल्सो कम इन टू जॉइन हैंड, तब जाके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी बात से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, आई हैव अ 12-year-old, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बहुत आदत है। पौधा जिस तरह आपने बोला, मैंने अपनी बेटी से बड़े दरख्त लगवाए, वो इंटरेस्ट लेती है फॉर द फर्स्ट 2-3 वीक्स, उसके बाद वो कहती है कि अच्छा, अब वो उसको बड़ा होने में इट टेक्स टाइम, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट टेक्स 3-4 व्हाटएवर हाउ मेनी इयर्स टू बिकम अ लार्ज प्लांट। बच्चों को किस तरह सिखाएं, क्योंकि हमारी अगली जनरेशन है, दे विल हैव टू टेक इंटरेस्ट इन दिस, बिकॉज यू नो, क्या करें? इट्स वेरी सिंपल। अब स्कूल्स में एक तो जैसे हमारे बच्चों में आजकल एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। स्कूल्स, हर स्कूल सिखा रहा है पोल्यूशन के बारे में, ट्री प्लांटेशन के बारे में। एक तो हमने उनको स्कूल में ये भी सिखाना है कि जिस तरह तुम बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, ये पौधा जो है बड़ा होकर दरख्त बनेगा। ये आज दरख्त नहीं है, हम दरख्त नहीं लगा रहे हैं, हम पौधे लगा रहे हैं। ये पौधे बड़े होकर दरख्त बनेंगे। दैट इट्स बहुत फाइन लाइन है, बट जिस तरह हम मेरे पौधे में कुछ कीड़ा लग गया, इसके लिए मुझे दवाई दीजिए, दवाई नहीं जहर दीजिए। हम दवाई क्यों कहते हैं उसको? क्या वो कीड़ा तंदुरुस्त तवाना होगा? नहीं, हमने कीड़े को मारना है। तो आप बट यू सी दिस एक ऑलराइट। दूसरा ये है कि स्कूल्स के अंदर हमें ये बहुत सारे स्कूल्स कर रहे हैं कि बच्चों के साथ में ग्रोइंग करते हैं। तो जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं सबसे पहले उनसे लाल मूली लगवा देता हूँ। वो 1 महीने के अंदर तैयार हो जाती है कि आप निकाल के वो बच्चा खा सकता है। ठीक है। तो जब फल लगता हुआ नज़र आएगा, मेहनत का फल ना, तो शॉर्ट क्रॉप से हम स्टार्ट करते हैं, ऐसी चीज़ से जो उसको फ़ौरन कुछ नज़र आ जाए। जब वो बच्चा बीज लगाता है और 5 दिन के अंदर उस बीज में से पौधा निकलना शुरू हो जाता है, दैट्स योर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।
वहाँ से वो सीखता है कि जी मैंने बीज लगाया, उसको पानी दिया, 5 दिन इंतज़ार किया, वो ग्रो कर गया। अब मैंने वो पौधा लगाया तो वो 5 दिन में तो फल नहीं देगा ना, वो लर्न कर जाता है कि वो 2-3 महीने के बाद उसमें टमाटर लग जाता है, भिंडी लग जाती है, और फिर वो दरख्तों की तरफ आप उनसे बीज लगवाएं फूलों के, जो हमारे सीजनल फ्लावर्स समर विंटर में होते हैं, तो वो आज उसने लगाया 2 महीने 3 महीने के अंदर फूल निकला हुआ होता है ना। राइट, सो दिस इज हाउ यू डेवलप इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन। इसी के साथ नाज़रीन मुझे छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे मेहमान यहीं पे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट कर रहे हैं जिसके अंदर पूरे के पूरे लोग इस शहर के यू नो दे आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। मगर इस इवेंट क्या है ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ हैं मेहमान जो हमारे मौजूद हैं, तौफीक पाशा मुराज जो कि एक सोशलिस्ट हैं, सोशल और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, और इनके साथ हैं ताहा सलीम जो कि डीजी जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल हैं पार्क्स और हॉर्टिकल्चर के कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के KMC से। एक इवेंट हो रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है, बहुत दिनों बाद हो रहा है, ऐसे है जी बिल्कुल। फ्लावर शो हो रहा है एंड एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाइक अहमद साहब की स्पेशल हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको बहुत बड़ा इवेंट किया जाए, बिकॉज पिछला एक पूरा साल हमने कोविड के अंदर जो हमने लूज़ किया है, नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट समहाउ, तो देयर इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट इट इन अ वे। हम SOPs का भी ख्याल रखेंगे, लेकिन वी वांट टू सेलिब्रेट इट विद फ्लावर्स, एंड फ्लावर्स को सेलिब्रेट करें, एनवायरनमेंट को सेलिब्रेट करें। एनवायरनमेंट डे पाकिस्तान में जून के अंदर आ रहा है, तो पूरा साल ही हम चाहेंगे ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहें कि जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो दिस बेसिकली इज़ आवर सेकंड फ्लावर शो। पहले हमने मैरीगोल्ड फेस्टिवल किया था इन दिसंबर प्रेयर हॉल में, तो उसी की कंटिन्यूएशन में दिस इज़ अ ऑल पाकिस्तान फ्रूट फ्लावर एंड वेजिटेबल शो जो पहले का KMC कराता रहा है कोई 40-50 साल तक, फिर बीच में देयर इज़ अ गैप ऑफ 15-20 ईयर्स जो हमने नहीं कराया, एंड नाउ वी आर रिवाइविंग इट। तो बाग इब्ने कासिम में हम कर रहे हैं, एंड वी आर होपफुल कि पूरा कराची इसमें पार्टिसिपेट करेगा। बाग इब्ने कासिम वो वाला जो पार्क टावर्स के सामने और सीव्यू और पार्क टावर्स के सामने वही वाला है, वही वाला। Okay, the very big park in case you are like me and you need directions. इसकी कोई एंट्री फी होगी? नहीं, हम चीज़ें वैसे तो वी आर अगेंस्ट एंट्री फीस कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन शायद नॉमिनल करनी पड़े, लेकिन हम वो डिसाइड कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज सिटीजन फ्रेंडली एज पॉसिबल। ओके, एंड सब लोग आके दे कैन एंजॉय द प्लांट्स एंड खरीद सकते हैं पौधे? बिल्कुल, नर्सरीज आ रही हैं पूरे पाकिस्तान से, वी आर ट्राइंग टू कॉल नर्सरीज एंड ऑल। कराची में तो बहुत इंटरेस्ट है नर्सरीज का, एंड नॉट इवन ओनली नर्सरीज बट ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रीनरी पे काम करती हैं, एनवायरनमेंट पे काम करती हैं एंड ऑल, दे ऑल विल पार्टिसिपेट इंशाल्लाह। अमेजिंग। अच्छा, मेरा आपसे एक क्विक सा क्वेश्चन है कि ये बाय द वे इवेंट, पहले हम ये बात कर लें, इवेंट कब से? 19 मार्च से। 19 मार्च से, और ये कब तक होगा? 21। अच्छा, सिर्फ 3 दिन का होगा, इसलिए सब लोग चले जाएं। बाग इब्ने कासिम वो वाला है जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी के बराबर में है और पार्क टावर्स और सीव्यू के दरमियान में है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं एक, मिसबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सुरूज इतना प्यारा कलर पहना हुआ है, दिल खुश हो गया। थैंक यू इस तरह के फूल भी मिलते हैं। हाँ, और ये मेरी ना प्लांटेशन के हिसाब से है, माशाल्लाह आपने जिनको बुलाया है मैं उनकी बहुत लवर हूँ, माशाल्लाह इतना अच्छा वो प्लांटेशन समझाते हैं टीवी पे। अच्छा, एक चीज और है कि देखो हर चीज गवर्नमेंट पे हम नहीं ब्लेम कर सकते। बिल्कुल। अभी जब हीट वेव आई, यकीन करें हमारे बिल्कुल नेबर्स में ना अच्छी खासी जगह थी। मेरा जो एरिया है ग्रीन बेल्ट, तो वो तो मैंने काफी प्लांट किया हुआ है ना, तो वो उसमें मेरी जगह नहीं थी, तो मैंने उसको उनसे आइडिया लिया, मैंने माशाल्लाह 5 नीम के दरख्त न लगवाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना फर्क पड़ा उससे कि मतलब अच्छा लगा बहुत, और माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए। तो ये हम वी कैन ब्लेम टू गवर्नमेंट, वी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कोर्स। और ग्रीन से हम जितना हम नेचर लविंग होंगे, अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये हम गवर्नमेंट पे बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो PM ने हमें खुद कहा, माशाल्लाह इमरान खान ने, हमारे PM ने खुद कहा है कि कंक्रीट नहीं ग्रीनरी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो कंस्ट्रक्शन वालों को खुद ख्याल करना चाहिए, अगर फ्लैट्स भी बना रहे हैं तो उसके आगे कोई ग्रीन बेल्ट दें, कुछ दें, सबको अच्छा लगे ना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसबा, बहुत बहुत आपने सही बात करी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वापस चलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती थी तौफीक साहब, बिकॉज अभी बात हो रही है ये जो इवेंट हो रहा है फ्रॉम द 19th to 21st of मार्च, इसके अंदर बहुत सारी नर्सरीज आएंगी। मैं खुद जाती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा फैसिनेट वेरी फ्रैंकली एग्जॉटिक प्लांट्स के साथ होती हूँ।
बट मैंने ये नोटिस किया कि मैं उनको लेकर आती हूँ और उनकी मौत वाक़या हो जाती है मेरे हाथों। हाउएवर मैं जो लोकल पौधे लेकर आई हूँ, मैं नीम एक दफ़ा लेकर आई थी, मैं एक और ये मोरिंगा को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे सुहांजना, ये लेकर आई थी। इसके सिर्फ 3 पौधे लाई थी, बिल्कुल कन्विंस थी कि मर जाएंगे ये भी, क्योंकि उनके बराबर के साथ जो पौधे लाई थी वो मर गए, बट ये नहीं मरते। तो हम लोगों को क्या लोकल प्लांट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी डेफिनेटली। देखें लोकल प्लांट्स क्योंकि वो इस आबो हवा, आब, पानी और हवा, सो एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सॉइल कंडीशंस के लिए प्रोड्यूस किए हैं नेचर ने, तो वो तो बेस्ट सूटेड हैं। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे पौधे हैं अडेप्टेबल हैं, वो किसी और जगह से आ रहे हों लेकिन वो जगह भी इसी तरह का क्लाइमेट हो तो वो बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का नेटिव प्लांट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, वो ट्रीज़, बुशेस और श्रब्स एरिड रीजन के दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स, बट यू नीड फॉर सिटीज़, फॉर अर्बन एरियाज़ आपको खूबसूरती भी चाहिए, आपको लैंडस्केप्स भी चाहिए, तो उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज़ जो ओवर द लास्ट 60-70 ईयर्स और एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश वो लाए गए थे और वो नेचुरलाइज हो गए। जिस तरह गुलमोहर है, अमलतास है, ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ की नेटिव नहीं हैं, बट वो नेचुरलाइज हो गए। लिग्नम का दरख्त कितने खूबसूरती से उगता है। एंड ऑफ कोर्स जो शौकीन लोग हैं उनके पास स्किल्स हैं, तो वो ऑर्किड्स भी उगा रहे हैं यहाँ पे, और ऑर्किड्स आप देखते हैं कि अगर दरख्त के नीचे आपने टंगाए हुए हैं तो वो खूबसूरत फूल देते हैं, कोई मसला नहीं है। एज लॉन्ग एज वो इन्वेसिव स्पीसीज ना हो, देयर इज़ नो हार्म इन एक्सपेरिमेंटिंग विथ इम्पोर्टेड वैराइटीज़, बट आपके नेटिव वैराइटीज़ सबसे बेहतर हैं। लेकिन देखिए ज्वेलरी आप पहनती है ना, लेकिन आप ईयरिंग को हाथ में नहीं पहन सकते। ईयरिंग कान में पहना जाएगा, ये जो है ब्रेसलेट हाथ में होगा। सो द सेम वे प्लांट्स भी जो हैं दे आर टूल्स, और हर यूज़ के लिए एक डिफरेंट टूल है। हवा को रोकने के लिए एक टूल है, खाने के लिए एक टूल है, खुशबू के लिए एक टूल है, खूबसूरती के लिए एक टूल है, और वो कीड़े और मकोड़े और मक्खियाँ और तितलियाँ और उनके लिए भी अलग फूल हैं। सो वी हैव टू हैव a mixture of this. And this event that we are talking about, that you've questioned Taha Saab about, I think ये एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए दोनों तरफ, जैसे उन्होंने खातून ने कहा, मिसबा ने कहा कि गवर्नमेंट एंड पीपल, इन्होंने भी कहा, तो वो इवेंट में डिस्प्ले के लिए भी लोग आए जो अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई अच्छा फ्रूट उगाया है, कोई एग्जॉटिक फ्रूट उगाया है, कोई बहुत बड़ा चीकू उगाया है, वो आएँ, वो डिस्प्ले करें, लोगों को दिखाएं, दोनों तरफ से देखने वाले भी आएँ और डिस्प्ले करने भी आएँ। That is very important for this show. Right, absolutely. Thank you so much both of you for coming. आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते क्विक मैसेज ताहा साहब if you can give public. बस पब्लिक से यही गुजारिश है कि दिस इज़ द प्लांटेशन सीज़न, ये हमारा स्प्रिंग सीज़न है। पौधे लगाएं, जितने लगाने लगाएं, लेकिन सोच के लगाएं। जैसे पाशा साहब ने कहा कि जो चीज़ जहाँ के लिए है वो लगाएं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल भी मौजूद है। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, थैंक यू सो मच तौफीक साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू सी यू ऑन आवर शो। इसी के साथ नाज़रीन मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हमारे अगले मेहमान आ गए हैं। हम चलते हैं अगले अपने सेगमेंट स्टार फनकार की तरफ। ऐसे हम आपको कैसे जाने देते, मतलब हम आज का शो इख्तिताम नहीं कर सकते थे, वीकेंड को स्टार्ट नहीं कर सकते थे अगर गाना बजाना ना हो। हमारे साथ हमारे बहुत ही टैलेंटेड वोकलिस्ट, सिंगर, कंपोज़र और लिरिसिस्ट मौजूद है। इनका नाम है कायद अहमद। आप इनसे बहुत दफ़ा मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। आपने सुना है? आप सही हैं? बिल्कुल ठीक होना चाहिए दोस्त। तुमने 5 गाने रिलीज कर दिए। 5 गाने फाइनली ईपी रिलीज किए, 5 गाने की कंपाइलेशन। अच्छा, ईपी होती क्या है मेरे जैसे पहुंचों के लिए? एक्सटेंडेड प्ले, एल्बम का शॉर्टर वर्जन। अच्छा, एल्बम पूरी, और एल्बम में कितने गाने होते हैं? एल्बम में होते हैं मोर देन 8 सॉन्ग्स।
8 से ज़्यादा गाने हो तो एल्बम है होती है, और 8 से कम गाने हो तो ईपी तो एलपी भी कहलाती है, ईपी भी कहलाती है, लॉन्ग प्ले और एक्सटेंडेड प्ले। अच्छा, देखें आपसे साइंस हम भी तभी साइंस तो सीखनी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इसके अंदर से 2 गानों की हमारे पास वीडियो है जो कि हम चलाएंगे, बट क्या सारे के सारे एक ही जॉनरा के, क्योंकि आपका आवाज़ बहुत सॉफ्ट है? बिल्कुल, जॉनरा जो है इसमें हमने थोड़ा सा रेट्रो फील के साथ, उसमें जॉनरा में पॉप जॉनरा ही है, उसमें थोड़ा सा रेट्रो एक्सपेरिमेंट किए हैं, इलेक्ट्रॉनिका के एक्सपेरिमेंट किए हैं, थोड़ा सा नजम शराज, स्ट्रिंग्स। अभी हम आपको आपका एक गाना चलाने लगे हैं, उसका नाम है सुन लो। सुन लो। तो ये किस तरह का जॉनरा है? ये पॉप जॉनरा। अच्छा, फिर देखते हैं, सुने और ज़रा पहले आप लोग ज़रा ये सुने जल्दी से। वाह जी, वेरी नाइस। ये कहाँ पे शूट हुआ है? ये करली झील। हाँ, लेकिन वो ये ऐसा इलाका है जहाँ पर एक्सेस नहीं होता आम आवाम को। हाँ, वो स्पेशल परमिशन, मैंने लिलीज देखे, मैंने कहा लिलीज। हाँ, तो स्पेशल परमिशन लेके वहाँ पर शूट किया है, तो वाह, मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कितने लोग गए थे शूट? शूट पे हम 4 लोग गए थे बस। एक ड्रोन ऑपरेटर था, एक डीओपी था, और एक डायरेक्टर था, एक मैं था, और एक नताशा बेग हमारे साथ थी जो हमें असिस्ट कर रही थी और प्रोड्यूस कर रही थी पूरी वीडियो। वाह। अच्छा, हमने ये गाना सुन तो लिया वीडियो में, अब आप लाइव भी सुनाएं, लेकिन दिल नहीं भरता इससे। बिल्कुल बिल्कुल लाइव। ये ईपी का नाम सुन लो है और टाइटल ट्रैक जो है उसका नाम भी सुन लो है, तो सुन लो आप सबके लिए। सुन लो मेरे दिल की सारी बातें सुन लो, कह दो वो जो सारे राज दिल में है, कह दो मैं तुझसे होके जुदा एक पल भी रहा कहीं नहीं, तुझसे तो वास्ता रहा है, रहेगा, इन सांसों में बहेगा, फिर कभी आओ तो सही पूरी करें जो रह गई कमी, कब तक यूं ही होगी गफलतें, कब तक यूं ही हम मिले नहीं, गुजारिशें ख्वाहिशें कितनी ही दिल में रह गई, कुछ अनकही कुछ अनसुनी, अरमानों की कश्तियां ले चली उड़ती हवा के संग, जाने कहाँ ले चली, यहाँ से वहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, फिर कभी आओ तो सही पूरी करें जो रह गई कमी, कब तक यूं ही होंगी गफलतें, कब तक यूं ही हम मिले नहीं। Very nice. That's amazing. That was fantastic. Wonderful. काफी पॉपी है। काफी पॉपी है। एहसन बारी ने इसको कंपोज किया और लिखा भी है। एहसन अभी आए हुए थे अर्लियर, थोड़ी देर पहले आए हुए थे। प्रोड्यूस भी पूरी ईपी हमने उनको आपको उनके मूवी में भी देखा, शॉर्ट फिल्म में भी देखा, एक्ट किया था। इसके बारे में बात करेंगे, मगर हम लोग इस छोटी सी ब्रेक के बाद, सो कहीं नहीं जाइएगा, हम लोग वापस आ रहे हैं। आहा, ये था शामें। हमारे साथ बैठे हुए हैं कायद अहमद। इन्होंने एक नई ईपी यानी कि एक्सटेंडेड प्ले लॉन्च किया है, इसका नाम है सुन लो, जिसका पहला गाना हम सुन चुके हैं पिछले पार्ट के अंदर। कायद, मुझे बताएं कि आपने इस पर्टिकुलर ईपी के अंदर क्या मतलब क्या बहुत दिल टूटा था? दिल टूटा भी था और थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाले गाने थे। हाँ, कोविड के बाद रिलीज करे तो हमने बोला बहुत डिप्रेशन हो गया, बहुत सैडनेस हो गया, थोड़ा सा प्यार फैला। तो ये क्या पर्सनल लाइफ से आ रहा है? पर्सनल लाइफ से भी है। हाँ, क्योंकि
2 गाने इसमें मैंने लिखे हैं, कंपोज भी किए हैं हमजा जुनैद के साथ मिलके, और कुछ गाने जो हैं 3 गाने एहसन बारी ने लिखे हैं, कंपोज किए हैं। तो हमारी एक मिली जुली जो। और प्रोड्यूस सारे किसने किए? एहसन बारी ने प्रोड्यूस किए हैं, बारी म्यूजिक ने सारे गाने प्रोड्यूस किए हैं। अमेजिंग। तो बस वो हम सबके दिल की बात है जो हम लोगों ने। अच्छा, सबकी इज्तिमाई एहसन बारी और मेरे दिल की बात है जो हमने लिखी भी और कॉम्पोजिशंस के थ्रू भी लाने की कोशिश। सारी खवातीन आउट देयर, इन्होंने कुछ दिल की बातें जो हैं इन गानों के जरिए बोल दी हैं, इन्होंने भी और एहसन ने भी। प्लीज सुने और से सुने गौर से सुने और समझ जाएं कि कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, ये म्यूजिक कहाँ अवेलेबल है? म्यूजिक अवेलेबल है दुनिया के हर म्यूजिकल प्लेटफॉर्म पे, स्पॉटिफाई पे, पटारी पे, सावन पे, हंगामा पे, मेरे यूट्यूब पेज पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, कायद सुन लो EP, वो आप जाके सुन सकते हैं हर जगह। तो कहीं पे भी आप इसको एक्सेस कहीं पे भी, जस्ट इजी गूगल करना है बस। सिर्फ गूगल कर लो यार, सुन लो बाय कायद अहमद, दी एंड, उसके बाद आपका काम आसान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी जो म्यूजिक वीडियोस हैं ये सारी डिफरेंट लोकेशंस पे, आई कैन टेल ये स्टूडियो के अंदर हुई थी? बिल्कुल, बदर पे एक स्टूडियो था, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे असद फारूक, उनका स्टूडियो था। डायरेक्ट ये हसन अली अफंदी ने लाल सीरीज़ ने किया, ठीक है, और प्रोड्यूस भी लाल सीरीज़ और कायद अहमद ने मिलके किए दोनों वीडियोस। और एक वीडियो हमने करली झील पे, एक स्पेशल मकाम है वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वहाँ हम गए, तो वो भी डायरेक्ट हसन अली अफंदी ने किए। अच्छा, लाल सीरीज़ के इश्तराक के साथ। तो फाइनली वेरी नाइस, आ गई ये सारी पिछले साल टॉकिंग अबाउट इट लास्ट टाइम यू केम ऑन माय शो, आप बात कर रहे थे इसके बारे में कि मैं बहुत बिजी हूँ और काम कर रहा था। फाइनली काफ़ी अरसे बाद जो है फिर रिलीज़ कर दी, क्योंकि साथ साथ आपको पता है और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं। ऑफ कोर्स, ढाका से कराची, साउंड्स ऑफ कराची, ये वो सब चल रहा होता है। तो यू ट्राइंग टू मैनेज। तो अपने जब आप अपना अपना कुछ कर रहे होते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? आई नो कि वर्किंग फॉर अनदर प्रोजेक्ट, फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, बिकॉज आप उसके अंदर डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टेड होते हो। आपके शायद इमोशनल इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट सीन होता है। बिल्कुल। तो इसके अंदर इमोशनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी और डिड इट टेक अ टोल ऑन यू? एग्जैक्टली, अपने प्रोजेक्ट, सोलो प्रोजेक्ट के अंदर अपनी आवाज़ जो होती है वो अपनी आवाज़ होती है। अगर मैं और आप मिलके कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मुझे आपकी भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, आपका भी बहुत सारी इमोशंस को देखना पड़ेगा कि नहीं यार ये चीज़ मेरे इमोशंस के साथ तो मैच हो रही है लेकिन शायद आपके इमोशंस के साथ मैच नहीं हो रही, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मुझे फिर इस बात की टेंशन नहीं, उसमें जो मैं फील करता हूँ, जो मैं उस वक्त मेरे पर बीत रही है या जो मैं सामने वालों को दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, मैं समझाऊंगा। भाइयों समझ जाओ कायद क्या कह रहे हैं। इनकी अमेजिंग सी ये जो EP है ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ गूगल करने की देर है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल, iTunes, हर चीज़ के ऊपर है। प्लीज़ जाके इसको चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कायद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टैलेंटेड हैं। प्लीज़ गाइस सुन लो कि ये पूरी की पूरी एल्बम आप लोग जाके ज़रूर सुने। 5 गाने हैं, सारे के सारे अमेजिंग ट्रैक्स हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए। मैं क्योंकि जा रही हूँ अपने वीकेंड की तरफ, तो मैं ज़रा मेलो मूड में जाना चाहती हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कायद से कि वो हमें जाते जाते अपना गाना सुना दें। शामें आप लोगों को सब कुछ सुनाता हूँ मैं। डन है। सबको मैं अब बतला दूंगा जो भी अंदर है, दिखला दूंगा तुमसे जो चाहा था, कभी वो पाया ना, कहीं से वो शामें फिर कोई ढूंढ के ले आओ, कहीं से वो सांसें फिर कोई खींच के ले आओ, दिल मांगे है तेरा पता, आँखों से ढूंढता जा रहा, कभी हम जो मिले तो हो बारिशें, सूरज निकले दिल झूम उठे, तुमसे ये चाहूं मैं, कभी तुम्हें पालूं मैं,
कहीं से वो शामें फिर कोई ढूंढ के ले आओ, कहीं से वो सांसें फिर कोई खींच के ले आओ। दिल मांगे है तेरा पता, आँखों से ढूंढता जा रहा। Thank you. That's really good. High five.